Good morning, students and my dear friends. Today is 29th of December 2022, Thursday. Before starting the discussion, if you want lecture PDF, you can join me on Telegram channel. You can also follow me on other social media platform. और इसी Telegram चैनल पर आपको बिजनेस स्टैंडर्ड, इकोनॉमिक टाइम और मिंट की न्यूज़ हेडलाइन की सेपरेट PDF भी मिल जाएगी। और इसी टेलीग्राम चैनल का एक डिस्कशन ग्रुप भी है जो कि आप ज्वाइन कर सकते हैं मुझसे डायरेक्टली कम्युनिकेट करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। मोटिवेशन ऑफ द डे इज वी हैव अ स्ट्रेटेजिक प्लान, इट्स कॉल्ड डूइंग थिंग्स। और आज के मिंट पेपर की अप्रॉक्सीमेटली 14 न्यूज़ हेडलाइंस हैं और बिजनेस स्टैंडर्ड के डिस्कशन में हम 9 न्यूज़ आर्टिकल्स आज कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला आर्टिकल जो कि बिजनेस स्टैंडर्ड के पेज नंबर 4 पर दिया हुआ है। इंडिया ओजेड इंटरिम ट्रेड डील्स किक्स इन टुडे। सो पहली बार 8 महीनों के वेट के बाद फाइनली इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो इंटरिम ट्रेड डील साइन हुई थी वो किक ऑन होने वाली है। और पहला कंसाइनमेंट ज्वेलरी और इंजीनियरिंग आइटम्स का आज यानी थर्सडे को भेजा जाएगा इस इंडिया ऑस्ट्रेलिया इंटरिम ट्रेड डील के तहत। तो फाइनली 8 मंथ के वेट के बाद जो ये इंटरिम ट्रेड डील साइन हुई थी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में वो लाइव होने जा रही है। हालांकि इस इंटरिम ट्रेड डील का नाम है इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट, दैट इज ECTA। और ऐसा कहा जा रहा है कि इस पर्टिकुलर ECTA इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड डील एग्रीमेंट का जो पोटेंशियल है वो इतना है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ओजेड्स को बेसिकली हम ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट करते हैं ओजेड से। तो ऐसा मानना है कि जो ये ट्रेड डील है ECTA है इसके अंदर इतना पोटेंशियल, इसमें जो टर्म्स एंड एग्रीमेंट्स रखे गए हैं वो इस तरीके से रखे गए हैं कि अप्रॉक्सीमेटली हाफ डिकेड मीन्स यानी 5 सालों में जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो बायलैटरल ट्रेड है उसको इंक्रीज किया जा सकता है अप टू $50 बिलियन। और ये ट्रेड डील कब साइन हुई थी? अप्रैल 2 में ये ट्रेड डील साइन हुई थी। और इंडिया को इस ट्रेड डील से क्या फ़ायदा होने वाला है? ऐसा कहा जा रहा है कि जो इंडियन गुड्स हैं उनको प्रेफरेंशियल मार्केट एक्सेस मिलेगा ऑस्ट्रेलिया में ऑन 100% ऑफ इट्स टैरिफ लाइन, 98.3% टैरिफ लाइन फ्रॉम December 29। तो फाइनली इंडिया के जो कुछ गुड्स हैं जो एक्सपोर्ट हैं उनको ऑस्ट्रेलिया में प्रेफरेंशियल मार्केट एक्सेस प्रोवाइड किया जाएगा इस इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट डील के तहत। हालांकि इसमें और सारे प्रोविजंस भी हैं जो कि फेस्ड वाइज मैनर में आगे आने वाले 5 सालों में उनको। और ऐसा कहा जा रहा है कि इससे इंडिया के जो ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, जेम्स, ज्वेलरी, मेडिकल डिवाइसेस और इंजीनियरिंग गुड का सेक्टर है वो बूस्टअप करेगा। तो बेसिकली जो लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट है वो बूस्ट करेगा इंडिया की इस पर्टिकुलर ट्रेड डील के साथ जो कि इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया से 8 महीने पहले साइन की थी। दिस इज़ नॉट अ फुल फ्लेज ट्रेड डील, इट इज़ अ इंटरिम ट्रेड डील। इसके बाद हो सकता है कई सारे नेगोशिएशंस और डेलिब्रेशन के बाद ये फाइनलाइज फुल फ्लेज ट्रेड डील इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में साइन हो। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग ऐसा कहा जाता है, कैसा प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2027 तक इंडिया का जो मर्केंटाइज एक्सपोर्ट है यानी जो गुड्स का एक्सपोर्ट है वो $10 बिलियन तक इंक्रीज हो सकता है अंडर दिस डील। और ऐसा कहा जा रहा है कि ये अप्रॉक्सीमेटली 1 मिलियन एडिशनल जॉब क्रिएट करेगा। तो डेफिनेटली अगर हमारे लेबर इंटेंसिव सेक्टर जो है वो इम्पैक्ट कर रहे हैं, वो बूस्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इससे जॉब क्रिएशन भी बढ़ेगा। तो ऐसा कहा जा रहा है कि दिस पर्टिकुलर ट्रेड डील और इंटरिम ट्रेड डील विल हैव द पोटेंशियल टू क्रिएट एन एडिशनल 1 मिलियन जॉब्स इन इंडिया एंड ओपन मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन ऑस्ट्रेलिया एज वेल। तो इंडिया के जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं उनसे जो एक्सपोर्ट होता है उसमें ऑस्ट्रेलिया अप्रॉक्सीमेटली 4 से 5% की इम्पोर्ट ड्यूटी लगाएगा या इम्पोर्ट ड्यूटी इम्पोज करेगा, जिसकी वजह से इंडिया का जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर का जो प्रोडक्ट है, एक्सपोर्ट है, वो इंक्रीज़ करेगा। तो ऐसा कहा जा रहा है कि इस पर्टिकुलर ट्रेड डील से जो इमीडिएट बेनिफिट होगा और ड्यूटी फ्री एक्सेस वो मिलेगा इंडिया के लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स को। और हम कौन कौन से इंटेंसिव सेक्टर की बात कर चुके हैं? ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी, मेडिकल डिवाइसेस एंड इंजीनियरिंग। तो फाइनली पहला कंसाइनमेंट आज भेजा जाएगा अंडर दिस इंटरिम डील बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। तो दीज आर द नंबर ऑफ ईयर्स 0, 3, 5, 7 एंड 10। दीज आर द टैरिफ लाइन, दीज आर द वैल्यूज़। तो कितना टैरिफ कोटा रिडक्शन देखने को मिलेगा और किस हिसाब से ईयर वाइज मैनर में ये टैरिफ रिडक्शन करेंगे दोनों कंट्रीज। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। आफ्टर मल्टीपल रेट हाइक्स 2023 may see
लॉन्ग पॉज। तो आरबीआई की जो रीसेंट एनुअल रिपोर्ट पब्लिश हुई है, उस एनुअल रिपोर्ट में कोविड ईयर 2021 से लेकर के 2022 और 2023 में किस तरीके से एमपीसी कमेटी का अप्रोच रहा और किस तरीके से एमपीसी कमेटी का अप्रोच रहेगा ऑन पॉलिसी रेट हाइक, उसको लेकर के ये न्यूज़ पब्लिश हुई। तो अगर हम 2022 की बात करें तो 2022 में फाइनली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आफ्टर 2 इयर्स ऑफ गैप जो पॉलिसी रेपो रेट थे, या जो हम बोल सकते हैं कि जो पॉलिसी रेट थे, उसको इंक्रीज़ किया था। इससे पहले कब मॉडिफिकेशन हुआ था, तो हम देखें 2020 में जब इंडिया वाज हैविंग द कोविड-19 वेव और कोविड-19 का इम्पैक्ट था, पैंडमिक थी, तो उस समय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंटरेस्ट रेट को शार्पली रिड्यूस किया था। अप्रॉक्सीमेटली 115 बीपीएस पॉइंट का डिक्रीज या रिडक्शन देखने को मिला था पॉलिसी रेपो रेट में। और इसके बाद यानी 2020 के बाद 2022 में जाकर के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, या हम बोले एमपीसी ने, पॉलिसी रेट हाइक किए हैं। मार्च 2020 डे आफ्टर द नेशन वाइड लॉकडाउन वाज अनाउंस, एमपीसी इज एन अनशेड्यूल्ड मीटिंग हैज रिड्यूस द रेपो रेट इवन सडनली बाई 75%। तो जब वो 21 डेज का लॉकडाउन अनाउंस हुआ था, उसके बाद एमपीसी ने एक अनशेड्यूल्ड मीटिंग रखी थी जिसमें इमीडिएटली 75 बीपीएस का रिडक्शन किया गया था पॉलिसी रेपो रेट में, और मई में यही रिडक्शन 40 बेसिस पॉइंट से और ज़्यादा कर दिया था। अप्रॉक्सीमेटली 115 बीपीएस का इंक्रीज 2020 में, डिक्रीज 2020 में देखने को मिला था। और इस डिक्रीज के बाद 2 साल तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या एमपीसी ने कोई ऐसा मेजर डिसीजन नहीं लिया था इन केस ऑफ पॉलिसी रेपो रेट, कोई भी रिविजन या रिडक्शन नहीं किया था। 2022 में रशिया यूक्रेन क्राइसिस की वजह से जो लिक्विडिटी और इन्फ्लेशन की सिचुएशन जनरेट हुई, उसके बाद 2022 में 2 साल बाद एमपीसी ने जो पॉलिसी रेपो रेट था उसमें इंक्रीज अनाउंस किया था। तो मई 2020 के बाद से 2 साल के पॉलिसी रेपो रेट पॉज के बाद 22 में आरबीआई ने ये जो इंक्रीज रेपो रेट में किया, ये देखने को मिला। और अगर लिक्विडिटी सपोर्ट की बात करी जाए तो लिक्विडिटी सपोर्ट के लिए जो मेजर्स अनाउंस हुए थे 2020 में, उनको रिवर्स कर दिया गया था इवन दो द पॉलिसी रेट वाज नॉट टच्ड। और मई 2020 के बाद मई 2022 was the another trigger year where MPC has called the unscheduled meeting। पैनल ने एक अनशेड्यूल्ड मीटिंग बुलाई थी जहां पर पॉलिसी रेपो रेट को इंक्रीज किया गया था मई में। एंड दैट ट्रिगर वॉज रशिया यूक्रेन वॉर, जिसको हम डिस्कस कई बार कर भी चुके हैं, विच सेंट्रल बैंक इन्फ्लेशन फोरकास्ट हेवियर। और ऐसा कहा जा रहा है कि 2 साल के गैप के बाद जो इस पर्टिकुलर ईयर में, इस कैलेंडर ईयर में जो इंक्रीज़ किया गया, इसके बाद 2023 जो आने वाला फाइनेंशियल ईयर है उसमें भी कुछ हमें रेट हाइक्स देखने को मिल सकते हैं, कुछ रेट हाइक। बट इसके बाद आफ्टर 2023 देयर मे बी द लॉन्ग पॉज। इसका मतलब कि 2023 के बाद प्रॉबेबली एमपीसी जो है वो लिक्विडिटी और पॉलिसी रेपो रेट को लेकर के कोई ऐसा मेजर डिसीजन नहीं लेगी एज पर द आरबीआई एनुअल रिपोर्ट। तो 2022 में जो रशिया यूक्रेन क्राइसिस और कमोडिटी प्राइस इन्फ्लेशन की वजह से एमपीसी ने जो डिसीजन लिए थे उसकी वजह से मल्टीपल रेट्स हाइक देखने को मिले। और 2023 में भी कुछ रेट हाइक के बाद probably there will be the long pause. So the year that was repo rate in terms of percentage, CPI inflation year on year basis. So you can just have the glimpse of it, कितना रेपो रेट रहा और कितना CPI inflation रहा दिसंबर 21 से लेकर के दिसंबर 2022 तक। और इसके ही साथ एक इन्फोग्राफिक्स भी दिया हुआ है जो कि आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट में ही पब्लिश हुआ था। बैंक्स फ्रॉड फ्रॉम कार्ड नेट बेस्ड ट्रांजैक्शन राइज आरबीआई। तो एज पर द रीसेंट डेटा पब्लिश्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस रिपोर्ट, 2021 और 22 में जो फाइनेंशियल फ्रॉड हैं वो सब्सटेंशियली डिक्रीज हुए हैं। तो जो एवरेज अमाउंट ऑफ फ्रॉड है वो सब्सटेंशियली डिक्रीज हुआ एज पर द आरबीआई एनुअल रिपोर्ट। सो इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ फ्रॉड्स द मॉडस ऑपरेंडी सीम्स टू हैव शिफ्टेड टू कार्ड और इंटरनेट बेस्ड ट्रांजैक्शन। कैश फ्रॉड जो है वो अभी भी इंक्रीज हो रहे हैं एज पर द आरबीआई डेटा।
और तो अगर अमाउंट की बात करें तो अमाउंट में तो हमें डिक्रीज़ देखने को मिल रहा है, अगर नंबर्स की बात करी जाए तो नंबर्स में जो फ्रॉड के जो नंबर्स हैं उनमें अभी भी इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है. द नंबर ऑफ इंस्टांसेस ऑफ फ्रॉड सीम्स टू ऑन द राइज. सो दीज आर द डिफरेंट फ्रॉड ट्रांजेक्शन्स जिसे हम देख सकते हैं. ऑफ बैलेंस शीट, एडवांसेस, कार्ड, इंटरनेट ट्रांजेक्शन, डिपॉजिट्स, कैश एंड चेक. तो ये एक पूरा क्यूमुलेटिव टेबल है जिसमें नंबर ऑफ फ्रॉड्स और अमाउंट की बात दी हो. तो 2019 से पहले का डेटा है, फिर 2019, 2020, 2022, 2023 इस सब का डेटा दिया हुआ है. यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट, किस तरीके से जो फाइनेंशियल फ्रॉड है उसमें फ्लक्चुएशन देखने को मिल रही. हालांकि जो नंबर है वो सब्सटेंशियली डिक्रीज हो रहा है ईयर बाई ईयर. तो जो एक्चुअल फ्रॉड हो रहा है उसके तो नंबर में डिक्रीज हो रहा है, बट द नंबर ऑफ इंस्टांसेस ऑफ फ्रॉड सीम्स टू बी ऑन द राइज. तो एक इन्फोग्राफिक है, आप जस्ट एक ग्लिम्स ले सकते हैं इस इन्फोग्राफिक्स का इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल फ्रॉड सिचुएशन इन इंडिया. आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड. 30 million railway users data had put on sale. So personal details of approximately 30 million railway users have been put on sale on dark web. What is dark web? आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बता सकते हैं. फिलहाल के लिए एक हैकर ने IRCTC का डेटा हैक कर लिया. अप्रॉक्सीमेटली 30 मिलियन जो IRCTC के यूज़र्स हैं उनका डेटा हैक किया गया है, जिसमें नेम, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, जेंडर एंड अदर पर्सनल इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड है. सेवरल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की एंड नोटेबल पर्सनालिटीज़ की, ऐसा हैकर ने क्लेम किया है. और इस पर्टिकुलर डेटा को सेल पर डाल दिया गया है ऑन डार्क वेब. एंड दिस इज़ द थर्ड मेजर डेटा ब्रीच ओवर द पास्ट 2 मंथ. पिछले 2 महीनों में ये तीसरा ऐसा हैकिंग है जो कि IRCTC के साथ हुई है. हालांकि अभी भी हैकर ने किसी भी पर्टिकुलर कंपनी का नाम लेने से मना कर दिया है. ये नहीं बताया कि किस पर्टिकुलर कंपनी के सर्वर से ये डेटा लीक आउट हुआ है, बट येस दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट डेटा बेस इन इंडिया एज ऑफ नाउ. अगर हैकिंग की बात करूँ तो अभी तक का सबसे बड़ा डेटा हैक है इंडियन रेलवे में. और इसको लेकर के मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में कंफर्मेशन भी दी कि देयर इज़ हैकिंग, मतलब हैकिंग को कंफर्म किया है. और उसके लिए इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, जिसको हम CERT-IN भी बोलते हैं, उसको अलर्ट पर डाल दिया है अबाउट द पॉसिबल डेटा ब्रीच. तो CERT-IN जो है वो एक्टिव है इस पर्टिकुलर हैकिंग को लेकर के. लेकिन जो मिनिस्ट्री है, रेलवे मिनिस्ट्री, उसने बहुत क्लियर कर दिया कि हैकिंग तो हुई है, बट जो ये डेटा लीक हुआ है, जो डेटा हैकिंग हुई है, ये IRCTC के खुद के सर्वर से नहीं हुई, या जो उसकी टिकटिंग आर्म्स हैं उनसे भी नहीं हुई. कौन कौन सी कंपनीज़ की, हम कौन कौन से टिकटिंग आर्म्स की बात कर रहे हैं? इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन. IRCTC की वेबसाइट से ये कोई डेटा लीकेज नहीं हुआ है. इट इज़ अ प्रॉपर हैकिंग. क्योंकि अगर सैम्पल जो डेटा डार्क वेब पे डाला गया, अगर उसका की पैटर्न आइडेंटिफाई किया जाए तो दैट डज नॉट मैच विद IRCTC हिस्ट्री API. API स्टैंड्स फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस. तो इसको देखते हुए कहा जा सकता है कि IRCTC के सर्वर से ये डेटा ब्रीच नहीं हुआ है. लेकिन जो IRCTC के जो प्राइवेट पार्टनर्स हैं उनको इमीडिएटली फोकस में लाया गया है फॉर दिस पर्टिकुलर डेटा ब्रीच. और ऐसा कहा जा रहा है कि जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन है वो IRCTC ने इनिशिएट कर दी है. और पहले तो ये एनालाइज किया जाएगा, एग्जामिन किया जाएगा इमीडिएटली कि किसके एंड से डेटा ब्रीच हुआ, और उसके बाद व्हाट शुड बी द करेक्टिव मेजर्स दैट कैन बी टेकन बाय IRCTC. आप जो उसके टिकटिंग पार्टनर से डेफिनेटली उन पर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गया. अगर टिकटिंग पार्टनर कौन कौन से, तो बात करें Amazon, Paytm, ऑनलाइन ट्रैवल पोर्टल्स लाइक मेक माई ट्रिप, रेल यात्री, GoIbibo एंड ईज माई ट्रिप. तो ये सारे प्राइवेट प्लेयर्स हैं जो कि एक ट्रैवल पोर्टल्स और टिकटिंग पार्टनर्स की तरह काम करते हैं IRCTC के साथ. तो प्रॉब्ली ऐसा स्पेक्यूलेट किया जा रहा है कि हो सकता है इन सारी प्राइवेट कंपनीज़ के सर्वर से या इनकी किसी मिली भगत से डेटा ब्रीच हुआ हो. सो दिस इज़ द heap of information value in financial year 22 ऑनलाइन टिकट बुकिंग, टिकट बुक्ड पर डे एंड डेली लॉगिंग्स. तो ये यूजेज रेट है IRCTC के ऐप का. और ई टिकटिंग में अप्रॉक्सीमेटली 80% का शेयर जो है वो IRCTC का अकेले. तो वेरी ह्यूज कंपनी, बिग कंपनी हम कह सकते हैं. और इसका डेटा ब्रीच होना, इसका डेटा लीक होना, दैट्स अ वेरी वेरी सीरियस ऑफेंस. तो जिसमें कई सारे कस्टमर्स के पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एज, कॉन्टैक्ट नंबर, जेंडर, ईमेल एड्रेस, मेल ID, पैसेंजर नंबर, क्लास ऑफ जर्नी, पेमेंट मोड, लॉगिन पासवर्ड ID, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इस पर्टिकुलर डेटा में क्लेम करी जा रही हैं. अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज़ स्क्रिप्ट्स. इंडियाज बिलियनियर क्लब श्रिंक्स. तो ऑन ईयर 2022 सॉ मेनी
lose on the billionaire tag, though some of the richest Indian promoters have become even more richer. तो बीएस रिसर्च ब्यूरो का ये डेटा है और उस डेटा के अकॉर्डिंग 2022 में इंडिया के बहुत सारे बिलियनियर्स जो हैं उनसे उनका एक बिलियनियर का टैग छिन गया है बिकॉज ऑफ द डेप्रिसिएशन इन देयर वेल्थ. सो द नंबर ऑफ डॉलर बिलियनियर प्रमोटर्स इन इंडिया, those of net worth rupees $1 billion. तो डॉलर बिलियन मीन्स ऐसे इंडिविजुअल जिनकी जो नेट वर्थ है वो $1 बिलियन से ज़्यादा है, उसमें अप्रॉक्सीमेटली 120 तक का फॉल देखा गया है, जो कि पहले नंबर कितना था 142. तो 142 से डिक्रीज होकर जो डॉलर बिलियनर का नंबर है वो 120 तक पहुंच गया है. 142 2021 में था और 2022 में 120 रह गया है डॉलर बिलियनर का नंबर. ऐसा बिजनेस स्टैंडर्ड के रिसर्च ब्यूरो ने आइडेंटिफाई किया है, टैबुलेट किया है. ये तो नंबर में डिक्रीज़ हुआ. अगर हम बिलियनियर प्रमोटर्स की कंबाइंड वेल्थ की बात करें तो उनके वेल्थ में भी हमें डिक्लाइन या वेल्थ में भी हमें डाउनवर्ड ट्रेंड देखने को मिला. अप्रॉक्सीमेटली 8.8% का वेल्थ इरोजन हुआ है इंडिया के जो डॉलर बिलियनियर हैं उनकी वेल्थ में. 2021 में जो वेल्थ थी अप्रॉक्सीमेटली क्यूमुलेटिव वेल्थ की अगर हम बात करें, कंबाइंड वेल्थ की बात करें तो $751.6 बिलियन यानी 56.62 ट्रिलियन की वर्थ थी, जो इस साल 8.8% तक रिड्यूस होकर के अप्रॉक्सीमेटली $685 बिलियन, हम बोले 56.5 ट्रिलियन तक रह गई है एज पर द बिजनेस स्टैंडर्ड. और अगर लिस्ट की बात करें तो जो स्टॉक आउट परफॉर्मर रहा है लिस्ट में जो इंडिविजुअल, दैट इज मिस्टर गौतम अदानी, हु हैज़ टॉपल द मुकेश अंबानी, द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री. तो जो मिस्टर गौतम अदानी हैं वो टॉप लिस्ट में रहे हैं, या हम बोल सकते टॉप नॉच टॉप पोजीशन पे हैं और हैज़ बीन द स्टॉक आउट परफॉर्मर इन दिस पर्टिकुलर लिस्ट. अदानी की जो नेट वेल्थ है वो अप्रॉक्सीमेटली $135.7 बिलियन है, दैट इज 69.6% अप फ्रॉम द लास्ट ईयर. तो 70% से इंक्रीज हुई है अदानी की जो वेल्थ है वो. तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. CBIC क्लैरिफाइज ऑन टैक्स रिकवरी फ्रॉम फर्म्स अंडर IBC. तो CBIC स्टैंड्स फॉर सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम. तो CBIC ने 2 की सर्कुलर इशू किए हैं, मतलब 2 नोटिफिकेशन इशू किए हैं. किस पर्टिकुलर aspect, these 2 notification has clarified the instance on the treatment of tax dues for the companies that are under insolvency and also the limitation period for issuing the show cause notice under the GST regime. तो GST regime के तहत किस तरह से टैक्स ट्रीटमेंट होगा ऐसी कंपनीज का जो इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स में ऑलरेडी हैं या जाने वाली हैं, और व्हाट विल बी द time period, the limitation period for issuing the show cause notice to these insolvent company. तो जो दिसंबर 17 में जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी उसमें ये डिसीजन लिया गया था, इस एस्पेक्ट को लेकर के, इस इशू को लेकर के डिसीजन हुआ था. और इस डिसीजन के पास फाइनली सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस और कस्टम ने नोटिफिकेशन इशू कर दिया कि किस तरीके से इंसॉल्वेंट कंपनीज़ का ट्रीटमेंट होगा, या ऐसी कंपनीज़ जो कि इंसॉल्वेंसी की प्रोसीडिंग्स में है वो किस तरीके से उन पर जीएसटी लगाया जाएगा और किस तरह से उनका जीएसटी ट्रीटमेंट होगा. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. रिटेल एंड फार्म सेट टू ड्राइव क्रेडिट ग्रोथ इन फाइनेंशियल ईयर 23. तो बेसिकली ये जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन है उनका एक इंटरव्यू में बोल सकते हैं, उनका ये एक ओपिनियन है जो कि ईयर एंड एनालिसिस में BFSI ने पब्लिश किया है. इस पर्टिकुलर न्यूज़ आर्टिकल के अकॉर्डिंग हम बताते हैं, इस ओपिनियन के अकॉर्डिंग जो फाइनेंशियल ईयर 23 है इसमें रिटेल और फार्म सेक्टर जो होंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर के फॉर्म में सामने आएंगे और उनका बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन होगा क्रेडिट ग्रोथ को ड्राइव करने में. तो जो बैंकिंग सेक्टर में जो क्रेडिट ग्रोथ है उसका जो मेजर कंट्रीब्यूशन है वो इन्हीं 2 सेक्टर हो जाएगा, रिटेल और फार्म सेक्टर. ऐसा मानना है SBI के जो SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन हैं उनका. तो स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड, हेल्दियर कॉर्पोरेट बैलेंस शीट और वेल कैपिटलाइज्ड बैंकिंग सेक्टर एंटिसिपेट किया जा रहा है फाइनेंशियल ईयर 23 में बाय मिस्टर दिनेश खारा. और इनके अकॉर्डिंग अप्रॉक्सीमेटली 7% का GDP ग्रोथ रहेगा इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में, फाइनेंशियल ईयर 23 में. तो एक बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक प्रोजेक्शन है, हम ये कह सकते हैं. अब देख लेते हैं नेक्स्ट स्टेप. गवर्नमेंट लॉन्चेस डिजिटल इनोवेशन अलायंसेस फॉर G20. तो G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया को मिली और इसके बाद से इंडिया काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है इस पर्टिकुलर फोरम में.
तो वेडनेसडे को इसी पर्टिकुलर फोरम में हम बोल सकते हैं जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने वेडनेसडे को G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंसेस DIA लॉन्च किया, जिसको डिजिटल इनोवेशन अलायंसेस DIA के नाम से भी जानते हैं, G20 DIA के नाम से भी आप इसको पढ़ सकते हैं। तो अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो दिस विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट की टर्म फॉर यू। तो वेडनेसडे को 2 इनिशिएटिव लॉन्च किए गए, DIA और स्टे सेफ ऑनलाइन कैंपेन विद द एम ऑफ डिजिटली ट्रांसफॉर्मिंग द ग्लोबल इकोनॉमी इन द साइबर इन्वायरमेंट। तो बेसिकली सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने के लिए स्टे सेफ ऑनलाइन कैंपेन भी लॉन्च किया गया इस पर्टिकुलर फोरम में। और ऐसा कहा जा रहा है जैसे कि इंडिया ने G20 की प्रेसिडेंसी ली है और G20 प्रेसिडेंसी को नेक्स्ट ईयर होस्ट भी करेगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड IT है, वो एक नोडल मिनिस्ट्री की तरह काम करेगी फॉर G20 डिजिटल इकोनॉमिक वर्किंग ग्रुप DEWG के लिए एक नोडल मिनिस्ट्री की तरह काम करेगी माइटी। और वहाँ पर उसका जो फोकस होंगे, जो प्रायोरिटी एरिया होंगे वो 3 होंगे। कौन कौन से? डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI, साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल स्किल डेवलपमेंट। तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना, साइबर सिक्योरिटी को इम्प्रूव करना और डिजिटल स्किल डेवलपमेंट करना, जिससे कि जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका फुल एडवांटेज लिया जा सके और इंक्लूजन, डिजिटल इंक्लूजन को भी प्रमोट किया जा सके। तो इसी के लिए स्टे सेफ ऑनलाइन कैंपेन और DIA प्रोग्राम वेडनेसडे को लॉन्च किया हमारे मिनिस्टर ने। आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। 2022 ईयर जीरो इन रेस टू नेट जीरो 2070। तो बेसिकली ये एक एडिटोरियल है जहाँ पर ये इस पर्टिकुलर इशू को लेकर के डिस्कशन हुआ है कि किस तरीके से इंडिया ने 2022 में COP में जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की मीटिंग थी COP26, उसमें किस तरीके से इंडिया ने इन्वायरमेंट को लेकर के अपने कंट्रीब्यूशन के लिए क्लेम किया है और टारगेट सेट किया है। जिसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट है जो इंडिया ने सेट किया है, इंडिया ने बोला है कि 2070 तक इंडिया विल बी द नेट ज़ीरो एमिशन कंट्री, नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन कंट्री। तो उसी को लेकर के ये न्यूज़ है। इस न्यूज़ में बेसिकली ये बोला गया, ये बोल सकते हैं इस एडिटोरियल का जो जिस्ट है वो ये है कि डेफिनेटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कई सारे कमिटमेंट किए हैं, एम्बिशियस कमिटमेंट किए हैं इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी को लेकर के, ग्रीन हाउस एमिशन को लेकर के, कार्बन एमिशन को लेकर के, ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को लेकर के कई सारे अनाउंसमेंट भी किए हैं। बट जो पॉलिसी डायरेक्टिव है इन की सेक्टर्स में वो अभी भी उतना रोबस्ट नहीं है, या वो अभी भी फ्रेमवर्क, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो टारगेट्स हैं, जो एम्बिशन है उसके अकॉर्डिंग नहीं है। हालांकि इन्वेस्टमेंट जो है वो एनर्जी और सस्टेनेबल और रिन्यूएबल सेक्टर में इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जो पॉलिसी फ्रेमवर्क है, जो पॉलिसी डायरेक्टिव्स हैं वो उतने सपोर्टिंग या सिनर्जी में नहीं था। हालांकि 47 ईयर्स हैं अभी इंडिया के बाद नेट ज़ीरो पर, इंडिया के पास नेट ज़ीरो पर जाने के लिए, बट जो इन्वेस्टमेंट है और जो पॉलिसी इनिशिएटिव्स हैं वो अभी से स्टार्ट होने चाहिए। द स्पॉटलाइट हैज़ शिफ्टेड टू रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन फ्यूल्स, डिकार्बनाइजेशन, ग्रीन फाइनेंसिंग एंड इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। और अगर ये माना जाए कि 2021 था जो अनाउंसमेंट का ईयर था, तो डेफिनेटली 2022 जो था वो एग्जीक्यूशन का ईयर होना चाहिए, ऐसा कहा गया है इस एडिटोरियल में। हालांकि इन्वेस्टमेंट तो इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है, बट पॉलिसी इंपरेटिव्स जो हैं, पॉलिसी डायरेक्टिव्स जो हैं, पॉलिसी सपोर्ट जो है, वो पॉलिसी फ्रेमवर्क जो है वो अभी भी इन प्रोसेस नहीं आया। तो उसके अकॉर्डिंग जो 47 ईयर्स हैं ये भी बहुत कम है। तो बेसिकली इस एडिटोरियल में बोला गया कि गवर्नमेंट चाहती है, इंडिया चाहती है कि जो उसने बहुत सारे बिग कमिटमेंट किए हैं, बिग ट्रांजिशन को लेकर के, ग्रीन पावर को लेकर के, उनको अगर पूरा करना है तो डेफिनेटली पॉलिसी फ्रेमवर्क की स्टार्टिंग और इन्वेस्टमेंट की स्टार्टिंग और एग्जीक्यूशन की स्टार्टिंग अभी से हो जानी चाहिए। दिस इज इंडियाज अपडेट ऑन NDC। NDC स्टैंड्स फॉर नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन, जो कि UNFCCC में इंडिया ने अगस्त 2022 में सबमिट किया था। कितना इंडिया रिडक्शन करेगा एमिशन को लेकर के, ग्रीन हाउस गैसेस को लेकर के, वी जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट कि व्हाट आर द इंडियाज कमिटमेंट ऑन इट। हालांकि जो मेजर कमिटमेंट है कि 2070 तक इंडिया विल बी द नेट जीरो कार्बन एमिशन कंट्री। तो लेट अस सी कि किस तरीके से इसका एग्जीक्यूशन होता है। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। इफ यू वांट लेक्चर PDF, you can join me on Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. If you have any query or suggestion, you can write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.